Hello everyone, welcome to MatCam classes, and today we have a very special guest with all of us, Pratibha Sukla, who have cleared CSIR NET December 2025 exam with All India rank 31. प्रतिभा, वेलकम टू मैटकेम क्लासेस। और सबसे पहले तो यही सवाल कि कैसा लग रहा है आपको नेट को क्वालिफाई करके? ये सर अच्छा लग रहा है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। एंड वुड यू प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ? आप कहाँ से पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? So as I belong from the Prayagraj and currently I'm doing my PhD from the IIT VHU Okay. and from chemistry. एंड मास्टर्स आपने कहाँ से किया है? Allahabad University से। Allahabad University से। Okay, nice. So it was your first attempt? No sir, it was not my first attempt. Actually, I have done my masters in 2019 and yes and तब मुझे नेट के बारे में सच कुछ बहुत पता। और फिर कोविड आ गया था, फिर उसके बाद घर वापस आना हो गया, तो 1-1.5 साल तो ऐसे ही चला गया था। देन क्योंकि मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने स्टार्ट किया था CSR नेट के लिए प्रिपरेशन करना। तो क्योंकि मेरा उतना भी अच्छा बेसिक्स नहीं रहा था, तो मुझे सब कुछ बहुत कोर्स से स्टार्ट करना था। एंड उस टाइम पे ही मैटकैम की एक क्लास चलती थी जिसमें 8 आवर्स के इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल का क्लास रहता था। तो मैं वो जब पहला अटेम्प्ट दी थी तो वो मैं वही करके गई हुई थी, तो जो कि मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था कि हाँ मतलब मेरे को समझ में आ रहा है। तब तक मैं कोई टेस्ट सीरीज ऐसा कुछ भी नहीं लेती थी। फिर आफ्टर दिस क्योंकि फिर साइड में घर वाले का भी था कि थोड़ा सा कि बीएड वगैरह भी कर लो, तो मैं वो भी परस्यू कर ली थी। फिर मैंने प्रिपरेशन थोड़ा स्टार्ट किया, बट कभी भी ऐसा नहीं हो पाया कि मैं पूरे 6 महीने बैठ करके पढ़ पाऊँ, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रहती थी और मैं जॉब भी स्टार्ट करती थी। तो मैं अराउंड वही 2020 से लेकर के टिल 2025 तक के मैंने जॉब भी करी हुई है। तो मेरा 7 आवर का जॉब भी रहता था उसमें। जॉब, टीचिंग जॉब? बट यस सर, अनअकैडमी पे मैं पढ़ाती थी। अनअकैडमी, यस। तो मैं वहाँ पे करती थी एंड देन उसके साइड बाय साइड में अपना CSR नेट का करती थी। और ऐसे हो रहा था कि पिछले 2 टाइम से थोड़ा मैंने ढंग से पढ़ा था, तो उस बार में ऐसा हुआ था कि मैं जस्ट 1.5 0.5 से ऐसे रह रहा था। और क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म है और मुझे भी एक टाइम पे एग्जॉस्ट होने लगा था कि क्या हो रहा है, ये यही चीज क्यों नहीं निकल रही, बाकी सब तो होते जा रहा है आराम से। तो इस बार तो जो भी मैंने लास्ट पे प्रिपेयर किया था, इवन मैंने आपकी टेस्ट सीरीज भी ली हुई है, मतलब लास्ट टाइम पे ही ली थी, उसमें भी प्रिपेयर किया था, क्योंकि मैं PGT भी देना है मुझे, तो वो भी मैं आपसे ही करती हूँ। और GIC वगैरह भी मैं आप ही से यहाँ से ही कोचिंग कराई मैंने। और फिर टेस्ट और यूट्यूब ज्यादातर मैंने यूज किया है आपकी क्लासेस के लिए, ये क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे कंटेंट मुझे मिल जा रहे थे, पूरा अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जा रही थी। तो इस बार ऐसा हुआ था कि मैं बस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन जस्ट मैंने अटेम्प्ट कर दिया था। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि अब होगा, एंड क्योंकि अब मैं PhD परस्यू कर चुकी, तो यहाँ और वर्क प्रेशर हो रहा है मुझे। तो मुझे लगा कि अब छोड़ो, क्योंकि गेट हो गया था, तो मैं सोची अब छोड़ देते हैं, नेट नहीं होगा इस बार। ये दिस वॉज माई लास्ट अटेम्प्ट, ये सोच के ही मैंने किया था। फ्री माइंड से जब आपने नेट दिया तो हाँ मतलब मुझे कोई इस चीज में नहीं था कि मेरा नंबर अच्छा ना चाहिए, क्या ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं जस्ट दे रही थी, और मैं ये भी जानती थी, मैंने आंसर की तक नहीं मैच की थी, अपनी रिस्पॉन्स की भी नहीं मैच की थी, बिकॉज आई वॉज नो कि नहीं होगा, जब नहीं हो रहा तब क्या ही हो। बट फिर मैं कल परसों ही तो आया था रिजल्ट, स्कोर कार्ड मैंने डाउनलोड कर लिया था जस्ट। फिर मुझे लगा नहीं ऐसा नहीं, आपके ही लास्ट टाइम का भी आपने वीडियो कुछ दिन पहले डाला था कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, आपने बहुत अच्छे से एनालाइज किया था। एंड क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा जब स्कोर कार्ड पाता है तो सोचता है सब स्क्रॉल करो, तो मैंने किया था। बट आपका जो वीडियो था, लिटरली मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रही हूँ, वो बहुत सटीक था। आपने बहुत ज्यादा ईयर का और कितने बच्चे अपेयर्ड हुए, कितने रजिस्टर्ड हुए, ऐसा करके आपने कुछ तो बताया था, और वो इतना एक्यूरेट था कि उस हिसाब से मैं क्वालिफाई हो रही थी। थोड़ा सा मेरे मन में लालच सा आ गया कि शायद मैं हो जाऊंगी क्या क्वालिफाई, बट फिर मुझे लगा नहीं नहीं ठीक है ऐसे। मैं भी उसके एनालिसिस करके जब बैठा तो जिस हिसाब से रैंक आ रही थी मार्क्स के हिसाब से, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया कि आखिरकार ऐसा हो कैसे सकता है। एग्जैक्टली ये बात मुझे भी समझ में आई, ऐसा क्यों हुआ क्या हुआ, बट आपने जो भी एनालिसिस बहुत एग्जैक्ट आया था आपका एनालिसिस। मैं भी 1-2 नंबर मैंने बढ़ाकर ही रख लिखे, ताकि क्या कहते हैं, हाँ आपने आपने कुछ 80 शायद 80 समथिंग बताया था। जनरल की भी मैंने 98 ही बताई थी कि भाई 98, हाँ एग्जैक्टली आपने ऐसे ही बताया था। 98 और तो नहीं। जिसमें आपने इतना नियर अबाउट किया था कि हालांकि सब लोग उसमें कमेंट भी लिखे थे नहीं नहीं इतना तो नहीं होगा ऐसे पे करके, थोड़ा मुझे भी लग रहा था कि नहीं इतना कैसे हो सकता है। हाँ।
बट आई थिंक आपने ऐसे ये परसेंटाइल और फॉर्मूला सिंपल सा दे रखा था कि भाई परसेंटाइल और इतने स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, तो वो काफी सही रहा। और फिर जिस दिन रिजल्ट आया तो उस दिन तो मैं अपने ही कैंपस में खड़ी थी और मैं चाय पी रही थी, और मुझे एक मेरे दोस्त ने मैसेज किया कि अरे तुम्हारा तो हो गया, एंड आई वाज नॉट क्लियर कि नहीं नहीं, मेरे हाथ ऐसे कांपने लगे कि ये कैसे हो सकता है। एंड फिर जब मैंने अपना मैच किया तो फिर, और रैंक तब तक भी नहीं चेक किया था मैंने कि मेरी रैंक कितनी है। मैं तो परसों रात में बैठी थी, रैंक लिस्ट वाली आई थी, तो मैंने अपना नंबर टाइप किया और मैंने देखा रैंक 31 कि अरे ये कैसे हो सकता है। तो वो सब था, मतलब अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा प्रतिभा, आप मतलब जैसे बता रहे हो कि कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन नहीं करी थी बट प्रिपेयर था पहले से एग्जाम के बारे में, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में कोई ऐसे था कि एक टॉपिक नहीं पढ़ते थे या फिर ऐसा कुछ? स्टार्टिंग में ऐसा करती थी कि मैं फिजिकल नहीं करके जाती थी स्टार्टिंग में, तो रह जाता था वही चीज है, क्योंकि मैं बायो बैकग्राउंड से हूँ ना, तो मुझे थोड़ा डर लगता है न्यूमेरिकल से, ये चीज है। सबसे पूछती थी क्या करूँ फिजिकल के लिए, क्या करूँ। सब कहते थे 11th 12th से एनसीईआरटी स्टार्ट करो, अब वो कैसे हो सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे बहुत डर लगता था कि फिजिकल तो मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाएगी, और वो ही था, 2-3 बार तो मैं छोड़ ही देती थी फिजिकल। और ऑर्गेनिक भी मेरी उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाते थे तो डर लग जाता था कि अब तो बनेगा नहीं, और ये देख के ही छोड़ देती थी। फिर धीरे धीरे वो होता ना कि समझ में आया कि 2 से तो नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा तो फिजिकल भी करना पड़ेगा। फिर मैंने अपने पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, फिर देखा कि मुझे क्या आ सकता है फिजिकल में, उस हिसाब से मैंने कुछ सेलेक्ट कर लिया। जैसे क्वांटम मैंने कभी नहीं किया, मुझे पता था वो मुझको नहीं समझेगा, तो मैंने क्वांटम को साइड कर दिया था। और ऐसे ही थर्मोडायनेमिक में कुछ पोर्शन जो मैं नहीं करती थी, ऐसा था। जो बहुत कॉम्प्लेक्स रहता था वो मैं नहीं करती थी, मुझे पता था थर्मोडायनेमिक में कितना काम करना उतना ही था। तो फिर फिजिकल मैंने लिया, मतलब उसको भी रखा मैंने साथ में। तो सिलेबस मतलब एक बार आपने पहले कवर कर लिया था पूरा? हाँ, एक बार किया मैंने पूरा, हाँ। क्योंकि जब तक एक बार सिलेबस ना कवर करो तो फिर हाँ, वो जो इजी लगेगा ना कि हम क्या पढ़ सकते हैं क्या नहीं पढ़ सकते हैं। वो इजी क्वेश्चन छूट जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये बात तो है। अच्छा, आपका वीकेस्ट आपने फिजिकल था बट उसको कवर कर लिया, ये तो आपने अच्छा किया। और ऑर्गेनिक में मतलब लास्ट टाइम ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन के रिलेटेड कैसी तैयारी थी आपकी? क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी? ऑर्गेनिक के लिए, हाँ ऑर्गेनिक के लिए मैंने कैरेथर ली और मैंने ज़ुफर दी ली। पहले मैंने पूरे पीवाईक्यूज अच्छे से, पहले सिलेबस किया, सिलेबस के बाद मैंने पीवाईक्यूज रिपीटेडली कई बार किए हैं, मतलब गेट के भी और सीएसआर नेट के भी। बट क्योंकि नए क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट वे में आ रहे हैं, तो अप्रोच सोचने के लिए मैंने ज़ुफर आई थिंक 2 बार पढ़ी है। कैरेथर तो बहुत मल्टीपल टाइम मैंने करी। एग्जाम से पहले एक बार फटाफट कैरेथर में करती हूँ, एकदम शॉर्ट नोट बना के रख लिया मैंने, ऐसे 2-3 पेजेस में पूरी कैरेथर की, तो वो मैं करके जाती थी। तो 2 बुक्स मुझे करना ही पड़ा ज़ुफर अपनी मतलब ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और जैसे एग्जाम से पहले आपने मतलब मेजर टेस्ट दिए, कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, कितना टाइम डेडिकेट किया लास्ट में? टेस्ट देखिए, मैं कोशिश करती थी कि जितने भी मैंने कोचिंग से कर लिए थे मैं पूरे अटेम्प्ट, बट हाँ मेरा ये रहता था कि कम से कम मैं 5 to 6 इतने तो अटेम्प्ट करती ही थी। उस हिसाब से मुझे पता चलता था मैं किस लेवल पे हूँ। हाँ, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने ठीक ठाक पहले करी थी, ऐसा नहीं है कि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के एग्जाम? हाँ नहीं, वो तो हाँ किया था मैंने। हाँ। अच्छा, प्रीवियस ईयर आपको क्या लगता है कि मतलब कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेट के एग्जाम में? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं पहले जब स्टार्टिंग सोची थी कि अब प्रिपरेशन करना, तो सबसे पहले मैंने रैंडम वीडियो स्टार्ट कर दिया, बट कुछ समझ नहीं आ रहा किसका लिंक क्या स्टेबलाइज है। पीवाईक्यूज लगते हैं कि कुछ सिमिलर नहीं आ रहे, बट एक बार आप 2011 से लेके पूरा पता है कि कैसे रिपीट हुए कंसेप्ट, सब रिपीट होते हैं जो कंसेप्ट है प्रीवियस। बिल्कुल। एक मिनट, आई थिंक नेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम। वो आते ही आते हैं, अलग तरीके से आएगा बट आएगा क्वेश्चंस, तो बहुत हेल्प होती है वो चीज में। हाँ, पीवाईक्यू से एक प्रॉपर आइडिया लग जाता है, एग्जाम का पूरा नेचर समझ में आ जाता है कि आखिरकार ये क्या है। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा मतलब एग्जाम के टाइम पर सबसे बड़ा इशू क्रिएट होता है, वो होता है एग्जाम अटेम्प्ट कैसे किया जाए, कैसे अटेम्प्ट करें, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने एग्जाम में? तो टाइम ऐसे था कि पहले तो मैं जब टेस्ट दे रही हूँ तो उसमें ही मैंने मल्टीपल अलग अलग तरीके अपनाए। पहले पार्ट ए से करके दिखा तो मेरा कैसा गया नंबर, पार्ट बी से किया तो मेरा कैसा गया, पार्ट सी से गया तो कैसा गया। तो मुझे ये समझ में आया कि जब भी मैं पार्ट सी में लास्ट में करती हूँ तो मैं जल्दी में गलत कर दे रही हूँ, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा देना होता है ना सी में थोड़ा। 60%। फिर मैंने अपना एक कांस्टेंट मेंटेन किया कि सी से हमेशा स्टार्ट करूंगी मैं पहले,
क्योंकि फ्रेश माइंड होता है, सबसे पहले ज्यादा टाइम दे सकते हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ग्रैब कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले सी को स्टार्ट किया, फिर बी करती हूँ, और लास्ट के 45 मिनट में पार्ट ए के लिए रखती हूँ। और पार्ट ए ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट हाँ मैं करीब 5 से 7 क्वेश्चन निकाल लेती थी, इतना था मेरा। अच्छा, तो मतलब पार्ट सी में कितनी देर में लगभग लगभग क्वेश्चंस आपके सेलेक्ट हो जाते थे? 25 पूरे 60 क्वेश्चंस देखते थे, या फिर कई बार ऐसे चलता है कि हम एक बार देख लेते हैं पहले पूरा पार्ट सी, मार्क फॉर रिव्यू कर लेते हैं, वो क्या प्लान था उसका? नहीं सर, मेरा एक बहुत पुराना ही तरीका है कि मैं कभी भी क्वेश्चन पेपर आता है मैं देखती ही नहीं हूँ पूरा, मैं पहले स्टार्ट कर रही हूँ, आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ती जाती हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है ऐसे में। तो मैं जैसे पहले क्वेश्चन देखी, और मैं पहले से मुझे खुद पता है कि मैं कौन सा चैप्टर अटेम्प्ट में करूंगी, कौन सा नहीं करूंगी। जैसे मैंने बता दिया था कि मुझे क्वांटम नहीं करना है या मुझे ये चैप्टर नहीं करना, तो वो मैं देख के ही स्क्रॉल कर दूंगी, मुझे सोचना नहीं है उसमें। दूसरा चीज, जैसे मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखी और मुझे मेरी बहुत अच्छी, मेरी फेवरेट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो मैंने देखी कि हाँ क्वेश्चन सही लग रहा है मुझे और इसको देखा जा सकता है, तो मैं इसको तुरंत मार्क कर रिव्यू, क्योंकि अभी कैलकुलेशन कर नहीं सकती, क्या पता इससे इजी मुझे मिल जाए। तो मेरा जितने भी न्यूमेरिकल हैं मैं उनको मार्क का रिव्यू डाल देती थी, और जो इनऑर्गेनिक हो गई या ऑर्गेनिक में भी जो ऐसे देख के बन जा रही है वह मैं करते जाती थी। तो एक एट द एंड मुझे समझ में आता था कि मैंने लेट सपोज 15 से 16 क्वेश्चन बना लिए हैं, अब बचे हुए क्वेश्चन मैं मार्क का रिव्यू से करती थी, ऐसा रहता था मेरा। ओके। और इसमें लगभग 1 घंटे में हो जाता होगा पार्ट सी? हाँ मतलब 1 घंटे थोड़ा सा होना में लगता था। सवा घंटा तक लगता। वेरी नाइस। अच्छा, ठीक है। बाकी आप सभी मतलब जितने भी जो जून 2026 के स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं इस समय, उनके लिए आपका क्या मतलब एक तरीके से गाइडेंस रहेगी? क्या किन बातों को नहीं करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है? मैं यही बोलूंगी कि ये बिल्कुल मत सोचना कि सिर्फ पीवाईक्यू करने से एग्जाम सिलेक्शन हो जाएगा। पीवाईक्यू करना जरूरी है, बट सिर्फ काफी नहीं है, ये बहुत जरूरी बात है। और मैं ये भी नहीं कहती कि आप बहुत बुक्स ही लगाओ, बुक्स तो मेरी वीकनेस थी इसलिए मैंने लगाई, आपको पता हो गया आपने क्या वीकनेस थी, तो आप उस हिसाब से करना। बट हाँ, जो भी आप कोचिंग फॉलो करते हो, आप उसमें जरूर ये रखो कि जो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, जैसे आप लोग कराते हैं, तो आप अलग अलग बुक से क्वेश्चन स्टार्ट करके हमें बताते हो, जो कि हम एक सेल्फ बच्चा नहीं कर सकता। हाँ, खुद से कैसे ही होगा? नहीं कर सकता, तो नए क्वेश्चंस करना बहुत मैंडेटरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, टेस्ट, बिना टेस्ट के तो एग्जाम गए तो फिर खराबी होना है एग्जाम। हाँ, जैसा आपने वैसे एटलीस्ट हाँ दे 2-3 तो दे ही दे। जैसा आपने भी बताया कि मतलब एक बार सारा जो ट्रायो था उसको आपने ट्राई करके देख लिया कि क्या क्या कर सकता है। फिर मेरे लिए जो मुझे फिजिबल लगता था फिर मैंने वो अप्लाई किया, फिर कभी दोबारा चेंज भी नहीं किया मैंने, मुझे लगा इसी में ही सही होना है। मैं मेन यही इशू हो जाता है कि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के हम लोग जब हॉल में पहुंचते हाँ एग्जैक्टली। और मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोलूं, जब बच्चा पहली बार कोई भी कोचिंग लेता है ना, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो नोट्स बना रहे होते हैं, वो क्लास देख रहे होते हैं, बट उनकी सेल्फ प्रैक्टिस होती ही नहीं। होती ही नहीं है, बिल्कुल जीरो होती है। हाँ, उन्हें लगता है कि इस बार तो कोचिंग किया है, इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाना है बिल्कुल। हाँ। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था, बहुत बढ़िया नोट्स बना के रखी, एकदम चमकी नोट्स कुछ मतलब नहीं होता है। और जब तक आप खुद नहीं बैठो ना, जैसे वो नहीं कि दिखा कि जब तक आप गाड़ी लेकर खुद ना निकलो रोड पर, तब तक रास्ते याद नहीं होते हैं। तो वही चीज है। और मैं तो ऐसा भी करती थी सर कि सारी जितनी भी पीवाईक्यूज हैं, मैं उसको एज अ टेस्ट देती थी, कि मैं आंसर देखती नहीं थी, मैं पहले पूरा बना लेती थी फिर मैं देखती थी आंसर, क्या गलती की। और मैंने टेस्ट के लिए एक नोट्स बना के रखा था साइड से, अगर मैंने एक टेस्ट दिया, कितने मार्क्स लिए मैंने वो लिखा, फिर उसके बाद मैं ये भी करती थी कितने नेगेटिव गए, जितने नेगेटिव गए उनका एग्जैक्ट कंसेप्ट लिखती थी मैं। तो ऐसे जितने मैंने टेस्ट दिए अभी तक के, धीरे वो डिक्रीज हो जाते नंबर, क्योंकि आपको अपने पुराने नेगेटिव याद आते हैं कि आपने ये गलतियां करी थी या नहीं करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बताया। मैं भी अपने तैयारी के टाइम पर हर जो भी नोट्स होते थे उसके लास्ट पेज में टेस्ट रिव्यू लिख देता था कि हाँ कि, और वो जो टेस्ट में आपसे गलती हो रही है वो होगी बार बार, क्योंकि वो नेचर में है आपके, वो आप वो टॉपिक भूल रहे हो। तो ये बहुत, टेस्ट देना ही जरूरी नहीं होता है, रिव्यू भी बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। जैसे कुछ चीजें होती हैं, मुझे इनकरेक्ट करेक्ट दिखता था ऐसा मैंने बहुत बार किया हुआ है कि क्वेश्चन आ रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे इनकरेक्ट दिखा हुआ है, मैं गलत करके आ रही हूँ। तो जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आता है कि हमें लेट्स सपोज ई सेल की वैल्यू निकालनी है, ई नॉट दिया हुआ है और हमें प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की भी कोफिशिएंट कुछ दिए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक लास्ट टू लास्ट वाले में आया था, कि ऑप्शंस दिए हुए थे, एक ही एक ऑप्शन था जिसमें 1.23 से वैल्यू कम थी। हाँ। तो वो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको सॉल्व भी नहीं करना है,
जब आप पता होना चाहिए कि 1.23 से कम ही आएगा। जब आप बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो फिर ये क्लैरिटी धीरे धीरे आना है। ये मैं कह रही हूँ कि जितनी बार क्वेश्चंस करते हैं ना कि ये क्वेश्चन देख के एग्जाम में जो हमें लगता है ना कि एग्जाम में कैसे सोचेंगे, वहां पे कैसे अप्रोच आएगा, जब नया क्वेश्चन आएगा आ जाएगा। जब घर पे इतना किए होगे ना, वहां पे सब खुल जाता है दिमाग, वहां पे ये चीज होती है। ठीक है प्रतिभा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन अ वेरी क्विक टाइम। और बाकी आप सबको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और जेआरएफ तो अब आपको चाहिए भी नहीं वैसे, पीएचडी। हाँ, स्टाइपेंड मुझे मिल रही है। अच्छा, पीएचडी का कौन सा ईयर है अभी आपका? सर अभी ये मेरा सेकंड सेम है। सेकेंड सेम। कोर्स वर्क चल रहा है अभी तो कोर्स वर्क चल रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत बेस्ट विशेस आपको फॉर अ वेरी ग्रेट फ्यूचर। ओके, थैंक यू। और अब मैं बताऊं आपको एक अलग बात कि अब आपकी जब मैंने फोटो देखी तो मुझे लग रहा था एक नीट में कोई टीचर पढ़ाता है। वो यू लुक्स जस्ट लाइक सेम। मैं कह रहा यार थंबनेल में देखी हुई है मैंने फोटो। जेई में आई थी, जेई में थी केमिस्ट्री में। हाँ, जेई में भी मैंने आपको यूट्यूब पर देखा। हाँ माइट भी, हाँ तो होंगे। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इनकम। बाय बाय। थैंक यू सर, बाय।